और इसी बीच नए उम्मीदवारों के सूची आई है, आपको दिखाते हैं। बता दें कि नए संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं और साथ ही शाहबाज से कृष्ण बेदी को मिल सकता है टिकट और घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, नए संभावित उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं। शाहबाज से कृष्ण बेदी को टिकट मिल सकता है, घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से लड़ सकते हैं चुनाव और साथ ही भव्य बिश्नोई को आदमपुर से मिल सकता है टिकट और जींद से डॉक्टर कृष्णा मिड्डा को भी टिकट मिल सकता है। राय से मोहनलाल बडोले को मिल सकता है टिकट और साथ ही नए संभावित उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं और साथ ही शाहबाज से कृष्ण बेदी को टिकट मिल सकता है। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से लड़ सकते हैं चुनाव और साथ ही भव्य बिश्नोई को आदमपुर से मिल सकती है टिकट। वहीं लगातार हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जी एसोसिएट एडिटर बन चुके हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, नए नाम भी लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद नजर आ रही है, संभावित कुछ नए नाम भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर बात की जाए पिछले चुनाव के लोकसभा चुनाव में जो हारे हुए और पूर्व मंत्री हैं, क्या उनको इस लिस्ट में जगह मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल सोनिया, कर्णदेव काम्बोज 2014 में जीते थे इंद्री से, इंद्री करनाल जिले में इंद्री से जीते थे, मंत्री बने थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री। लेकिन 2019 में उनकी टिकट काटकर राम कुमार कश्यप को दी गई थी, जो इनेलो से आए थे, राज्यसभा के सांसद थे। लेकिन अब कर्णदेव काम्बोज को इंद्री में दोबारा लाने की इस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि कर्णदेव काम्बोज जो कि पूर्व मंत्री है, उनको टिकट दी सके। बैकवर्ड क्लास के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी सेल में। तो उसके अलावा जैसे सुनीता दुग्गल चुनाव हारी हैं, अरविंद शर्मा जो रोहतक से आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले, वो अरविंद शर्मा के बारे में ये है कि जो पीछे एक इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी सेंटर की, उसमें नाम आया था, 5-6 दिन पहले की बात है। अरविंद शर्मा भी उस कमेटी में मेंबर है, हरियाणा की जो कमेटी थी, स्क्रीनिंग कमेटी, और लोग थे उसमें, कुलदीप बिश्नोई भी हैं, अरविंद शर्मा भी, तमाम 45 के करीब उनमें जोड़े भी गए थे, 6 लोग बाद में। तो उनमें अरविंद शर्मा से पूछा गया था, उन्होंने अरविंद शर्मा ने इच्छा जताई थी कि मैं गोहाना से लड़ना चाहता हूँ, या गोहाना से या करनाल से, क्योंकि करनाल अब चूंकि उनको शायद अंदाजा था कि नायब सैनी कहीं और जाएंगे। करनाल से सांसद 2 बार लगातार कांग्रेस सरकार में रहे हैं, अरविंद शर्मा की गहरी जड़ें हैं करनाल में, करनाल शहर में भी, करनाल लोकसभा में भी। तो अरविंद शर्मा ने इच्छा जताई थी वो जीटी रोड बेल्ट में वापस आना चाहते हैं, करनाल से विधानसभा की टिकट, करनाल शहर से। चूंकि अब नायब सिंह सैनी शिफ्ट कर रहे हैं, मनोहर लाल जी सेंटर में चले गए, तो अरविंद शर्मा की नजरें करनाल पर थी और यहाँ उनका काफी मतलब लोगों से मिलना जुलना है, उनका मजबूत है इनका ये क्षेत्रीय। करनाल के अलावा वो गोहाना से टिकट मांगे, लेकिन पार्टी ने ये कहा कि आपको बहादुरगढ़ से लड़वाएंगे। जातीय समीकरण साधने हैं, सब चीजें देखनी होती है पार्टी को, तो उनको बहादुरगढ़ ऑफर की, लेकिन वो इच्छा करे कि गोहाना या करनाल शहर से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इसी तरीके से अशोक तंवर का नाम, पानीपत की जो इसराना सीट है, रिजर्व है, यहाँ पे कृष्णलाल पवार पहले रहे थे, 2014 से 19 तक मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। फिर उसके बाद 19 में ये हार गए, बलबीर वाल्मीकि जीते, और अभी यहाँ पर अशोक तंवर का नाम चल रहा है इसराना रिजर्व सीट से। लेकिन अशोक तंवर नीलोखेड़ी में इंटरेस्टेड है, करनाल की सीट है जीटी रोड बेल्ट पे, लेकिन इसराना थोड़ा सा बैकवर्ड है। हालांकि विकास के मामले में ठीक है, पानीपत रोहतक के बीच हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर बसा हुआ है इसराना। अशोक तंवर को पार्टी इसराना से लड़वाना चाह रही है। उसके पीछे पार्टी की सोच ये है कि कृष्ण पवार, अब काफी उनकी उम्र हो गई है, मतलब 15-20 साल बीजेपी राजनीति कर सके, ऐसा कोई कैंडिडेट, ऐसा नेता चाहिए। तो इसी वजह से अशोक तंवर को इसराना ऑफर की जा रही है, लेकिन वो नीलोखेड़ी चाह रहे हैं। तो पार्टी अगर आदेश देती है तो वो आ भी सकते हैं। लेकिन अब नई चर्चा ये है कि राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, जो यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, 5 बार जीते हैं, 6ठी बार हारे थे और उसके बाद राज्यसभा भेजा गया था, उनको कृष्ण पवार का भी नाम अब नए सिरे से चलाया जा रहा है कि पार्टी उनको इसराना सीट से लड़वा सकती है, क्योंकि वो नरम आदमी है, मजबूत आदमी है, जीतने की उनके चांसेस ज्यादा है। तो कृष्ण पवार का नाम फिर चर्चा में आ गया कि उनको पार्टी इसराना से लड़वा सकती है, जैसे कर्णदेव काम्बोज जो हारे हुए मंत्री थे। तो इस तरीके से उधेड़ बुन अभी भी चली है। जो 55 सीटें बीजेपी ने सहमति रात को हुई है, देर रात, प्रधानमंत्री अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता थे, 55 जो सीटों पर सहमति बनी है, उन पर सब पर एक एक नाम है, जिसमें कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति या कोई विरोध की स्थिति नहीं होगी। तो 55 में से लेकिन बीजेपी 25 से 30 सीटें को पहले नाम ऐलान करके, क्योंकि एक साथ नहीं लाती, अगर कहीं उसकी रिएक्शन हुई, कहीं
बागी सुर उठे तो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। बीजेपी सतर्कता के तौर पर पहले 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगी, हालांकि बाकी भी नाम फाइनल ही है, लेकिन दूसरे चरण में सूची एक आध दिन में फिर आएगी। अभी फिलहाल एक देखना चाहती है कि माहौल कैसे, और दूसरा बीजेपी ये लीड लेना चाहती है कि 2014 से जब से सत्ता में आई है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव हो, बीजेपी हमेशा कैंडिडेट को मैदान में सबसे पहले उतारती है और इसका ये मैसेज जाता है कि पार्टी में एकजुटता है, एक राय से काम होते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं जैसे गुटबाजी है, तरह तरह की खबरें और नई नई खबरें आती है। तो बीजेपी ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ने में भी कामयाब रहती है कि बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस है, जैसा वो दावा करते हैं। तो कुछ मामलों में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है किसी पार्टी से, लेकिन मेरे को लगता है 2 दर्जन के आसपास 25 से 30 उम्मीदवारों का नाम आज महिपाल ढांडा के जो समर्थक है तैयारियों में लगे हुए हैं, उनका ये है कि अब सिर्फ घोषित होना बाकी, टिकट पक्की है उनके मंत्री जी की, तैयारियां कर दी है उन्होंने शुरू, दफ्तर, फर्नीचर, साफ सफाई, आदमियों को कैसे कितनों को बुलाना है, व्यवस्था क्या है उनकी। तो चुनाव प्रचार की रणनीति बन रही है, रैलियों के लिए ऊपर नाम भेजा जाएगा कि फलां क्षेत्र में फलां नेता आए, रैली करें हमारे समर्थन में। तो इस तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनका महिपाल ढांडा के जो सूत्र हैं, उनके समर्थक हैं, वो ये बता रहे हैं कि सूची आज ही आ सकती है, आज दोपहर तक या 2-3 घंटे में, या शाम को भी आ सकती है, नहीं तो कल तो आनी है, कल तो आनी है सूची, आज नहीं तो कल। तो कुल मिलाकर बीजेपी पहली सूची जारी कर रही है और कांग्रेस पर भी दबाव बन गया। कांग्रेस की जहां तक बात है सोनिया, 90 में से 60 सीटों पर मंथन हो चुका है वहां भी, और 30 सीटों पर मंथन आज कल में होना है। 31 आज 30 है, कल 31, इस महीने अगस्त के आखिर दिन तक ये मंथन पूरा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सूची बाद में आएगी, जैसे लोकसभा में कांग्रेस ये देखेगी कि बीजेपी ने किस। जी ठीक है, हमारे साथ बने रहिए देवेंद्र जी। लगातार रुक करना चाहूंगे ललित कांडपाल का, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और साथ ही बता दें ललित कांडपाल, नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, कौन कौन से वो नाम हैं जो नए शामिल हुए हैं उम्मीदवारों की लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके कल रात को तकरीबन 11 बजे तक बैठक चली है, उस 11 बजे तक की बैठक में तकरीबन ये आप मानकर चलिए कि हरियाणा के 90 नामों को CEC की मंजूरी मिल चुकी है। जो कुछ सीटों पर ब्लॉकेज है, जो जहां पर कुछ विवाद है, उन सीटों पर जो है आने वाले में जो है कोर कमेटी तैयार करके उसको फाइनल कर देगी, यानी कि अब CEC नहीं होगी हरियाणा को लेकर, इतनी बात तो तय हो चुकी है। तो दूसरी बात में यह है कि जिन उम्मीदवारों के नाम पर फाइनलाइजेशन हुआ है, उन उम्मीदवारों में सबसे पहला नाम आता है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, और ये नायब सिंह सैनी की सीट के लिए भी बड़ा ही एक तरह से सरप्राइजिंग है कि उन्हें अब करनाल की बजाय वो करनाल से, देखिए वैसे तो संभावनाएं जताई जा रही है कि करनाल या लाडवा से लड़ सकते हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो लाडवा उनकी सीट जो है वो कंफर्म रहेगी। और दूसरी बात रही बात, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनिल विज, जो कि हमेशा ही अम्बाला कैंप से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी सीट लगभग फाइनल है। इसके अलावा अगर देखें तो अनिल विज के अलावा जो है दूसरे नाम जो है उसमें प्रमोद विज है, जो कि पानीपत सिटी से हैं। इसके अलावा अरविंद शर्मा, जो कि सांसद हैं, टिकट लड़ाने की तैयारी हो रही है, और उनके लिए या तो गोहाना में उनको टिकट मिल सकती है या उनको बहादुर का टिकट मिल सकती है, क्योंकि उनकी रोहतक सीट रही है। तो रोहतक लोकसभा में ये 2 जो विधानसभा हैं, इन 2 विधानसभा पर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरे उम्मीदवार के नाम पर अगर हम चर्चा करें तो अभिमन्यु नाम से चुनाव लड़ेंगे हमेशा की ही तरह, उनके नाम पर कोई ना तो किसी तरह का संशय है और ना ही उनकी सीट बदली गई है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए सोनिया, तो काफी सारे नाम जो हैं तकरीबन क्लियर हुए हैं, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 55 नामों को हरी झंडी दे दी गई है, 55 नामों तकरीबन क्लियर हो चुके हैं, और 55 नाम क्लियर होने के साथ उम्मीद है, सूत्र ये बता रहे हैं कि पहली सूची शनिवार को सामने आने जानी। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ बने होते हैं, आपका भी धन्यवाद।